नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इडुटेरिया के 5000 वास्तु विकल्पीय प्रश्न वाली सीरीज में। दोस्तों हम जो है वो आज से इस 5000 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कशंस करेंगे। काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहेगा, आप सुन-सुन के लिखेंगे। आपके जो है वो जो है वो लाइफ की अगर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कोई बुक है तो इडुटेरिया है, सबसे अच्छी बुक है। तो आइए हम इसको डिस्कशन करते हैं। ये जो है वो सभी एग्ज़ाम्स जैसे आपका पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ये उपयोगी है। विशेषता इसमें 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में है और इसमें जो है वो एनसीईआरटी पर ये आधारित है। चलिए, पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर कह रहा है ना कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिज़ाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो कब दिया गया था? तो आप कहेंगे ये दिया गया था 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपका 31 दिसंबर 1600 को जो है 31 दिसंबर 1600 को जो है वो यहाँ पे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। और इसमें मतलब ये किसके थ्रू आया था? तो उस समय जो चार्टर था मतलब कि जिनके थ्रू ये आया था वो महारानी एलिज़ाबेथ था। मतलब उस समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ये हुआ करते थे। जिसके जिसके चार्टर से ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपका भारत में स्थापित हो गया था। अच्छा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुआ था तब उस समय साझेदारी के रूप में कितने लोग थे? तो साझेदारी के रूप में उस समय 217 लोग थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था भारत में, तब मतलब 31 दिसंबर 1600 की मैं बात कर रहा हूँ, तब उस समय भारत में कौन था? तो भारत में उस समय मुगल साम्राज्य जो है वो शासन कर रहा था। तो मुगल शासक में आपका कौन था? तो अकबर था। कौन था? अकबर था। और बाद में अकबर की 1605 ईस्वी में उसको जो है वो डायरिया हो गया था और उसी के कारण अकबर की मृत्यु हो गया था। आपको पता है कि अकबर की जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में और बाद में जब ये अपने गद्दी को संभालने लगे थे 1562 ईस्वी में और उसके बाद ये बैक टू बैक बहुत सारे काम किए जो कि हम आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जब अंग्रेज कोई आया था तो उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। ये आया था अकबर के दरबार में। लेकिन ये अकबर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था, तो यहाँ आने के बाद वो इंग्लिश बोलता था, तो अकबर ने उसे देखा और उसको कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी बोलती है, अंग्रेजी बोलती है और उसी के चलते उसको जो है वो मतलब ये जो है वो नहीं अकबर तो आपका मर गया था 1605 ईस्वी में, लेकिन कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में आया था। तब उस समय अकबर तो समाप्त हो गया था। तब अकबर के बेटा यानी कि जहांगीर उस समय शासन पर बैठा हुआ था। तब कैप्टन हॉकिंस आया था भारत में और इंग्लिश बोलता था। तो जहांगीर जो है वो उसको देख कर के इंग्लिश खान की उपाधि दे दिया। किसकी खान की? इंग्लिश खान की उपाधि दे दिया। लेकिन व्यापार करने की उसको जो है वो आपका अनुमति नहीं दिया। तब बाद में ये वापस लौट गए और बाद में वापस आए और उसके बाद में दूसरा आया आपका सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में और जहांगीर से इन्होंने व्यापार करने की अनुमति ले ली। क्या ले ली? व्यापार करने की अनुमति ले ली और उसी के तहत बाद में सबसे पहला जो फैक्ट्री खुला वो सूरत में खुला और उसके बाद में दक्षिण भारत के मसूली में खुला। और ये जो कैप्टन हॉकिंस था, कौन था?
आप कहेंगे ये जो आपका कैप्टन हॉकिंस था और आपका ये टॉमस रो, ये राजदूत था। किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम की ये राजदूत था। तो इतनी बात कंप्लीट हो गई जी। अच्छा, मुगल काल की मैं बात करता हूँ तो आप लोग कई बार जो है वो लोग जंग भगा जाते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मुगल एम्पायर की स्थापना बाबर ने किया था 1556 ईस्वी में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ, जिसको कहते हैं खानवा का युद्ध, राणा सांगा से हुआ था। और इसमें जो है वो आपका जो है वो इब्राहिम लोदी की जो है वो आपकी हार हो गई थी। उसके बाद में ये मुगल एम्पायर की स्थापना हो गई थी। फिर बाबर के बेटा हुमायूं आई, 1530 से लेकर के 1540 तक रही थी। और बीच में शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया था कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में। तब सूरी वंश आ गया था। उसके बाद में 15 साल रहा। उसके बाद में शेरशाह सूरी की एक बारूद फटने के वजह से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, मतलब कि मर गया। तब जो है वो फिर वापस से हुमायूं जो है वो आया, और हुमायूं जो है वो 1542 ईस्वी में अकबर नामक बेटा को जन्म देते हैं। और अकबर की गद्दी शुरू होती है 1556 से 1605। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, डायरिया हो जाती है, मतलब रुकवे नहीं करता, वो एकदम डायरेक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में ये खत्म हो जाती है। फिर अकबर के बेटा जहांगीर आती है, जो कि 1605 से 1627 तक रहती है। फिर उसके बाद में जहांगीर के बेटा शाहजहां आती है, 1628 से 1658 तक रहती है। फिर 1658 से 1707 तक आती है औरंगजेब, और सबसे लंबा शासन रहा था औरंगजेब का, 49 बरस इसने राज्य किया था। उसके बाद में लगभग लगभग मुगल साम्राज्य खत्म हो जाती है। आपका आती है बहादुर शाह प्रथम, जिसको कहते हैं आलम शाह प्रथम। उसके बाद में जहांदर शाह, उसके बाद में फर्रुखसियर, उसके बाद में मोहम्मद शाह, उसके बाद में आलमगीर, उसके बाद में शाह आलम द्वितीय, उसके बाद में बहादुर शाह जफर। और अंतिम मुगल सम्राट जो था वो बहादुर शाह जफर हो रहती है। और इसको जो है वो अंग्रेज घोषित कर देता है कि ये जो है वो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक है, और इसको रंगून भेज देती है। तब वहां पर इसकी पत्नी जो है वो अंग्रेजवा से पट जाती है, और इसको जो है वो धोखा दे देती है। तब वो जनिया मतलब बहादुर शाह जफर जब रंगून में था, तब रंगून में फोनमा करके उसको मिस कॉल मारती है। तो उधर से बहादुर शाह जफर फोनमा करती है, तो इसकी जनिया सुनाती है कि मेरे पिया गए परदेस किया है, वहां से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है। तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय कहती है कि मैं छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, मैं बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है, ये कहती है। चलिए अगले नंबर हम प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? देखिए, अगर मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करता हूँ दोस्त, तो राजनीति के मामले में हम तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आपका है नरम दल, दूसरा है आपका गरम दल, और तीसरा आपका गांधी युग है। तो यहाँ कहती है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्रवादियों का भी वर्ग था, तो निम्न में से कौन नहीं है, मतलब उग्रवादी नहीं है। तो उग्रवादी की लिस्ट में, उग्रवादी का मतलब क्या समझते हैं? उग्रवादी का मतलब गरम दल होती है, जैसे नरम दल, गरम दल, गांधी युग तक। तो नरम दल को उदारवादी बोलते हैं, और गरम दल को उग्रवादी बोलते हैं। आपका नरम दल की जो आपका समय रहा था, लगभग लगभग कांग्रेस की स्थापना हुआ था, यानी कि 1885 राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि 1885 से लेकर के 1905 तक आपका उदारवादी रहा था, नरम दल रहा था। नरम दल का मतलब होती है कि कोई भी बात को अंग्रेज के सामने हम एक अपनी रिक्वेस्ट के साथ रखेंगे,
एक महायाचना करके रखेंगे, एक लेटर लिख करके रखेंगे। ये होती है नरम दल यानी कि उदारवादी। और गरम दल यानी कि उग्रवादी। गरम दल का मतलब होती है कि अगर आप काम नहीं हमारे करेंगे तो कान के नीचे एक चाटा खींच के देंगे और काम आपको से करवाएँगे। और एक आपका होगा क्रांतिकारी, जो अगर आप काम नहीं ठीक से करेंगे तो सीधे बम लाएँगे और सीधे उड़ा देंगे। तो पूछता है कि नरम दल यानी कि उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग था। तो उग्र राष्ट्रवादियों का आपका जो था उनमें से कौन नहीं है, तो उग्रवादियों में आपका था गोपाल कृष्ण गोखले। ये थे गांधी जी के गुरु थे। महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह, उसके बाद में रास बिहारी घोष, उसके बाद में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, परमेश चंद्र बनर्जी। इन सभी जो थे वो आपका उदारवादी थे। तो कहता है कि उदारवादी नहीं है, तो कौन-कौन नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक। कौन है जी? आप कहेंगे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला ला कहला कि उग्रवादी, उग्रवादी मतलब कि उग्रवादी कह उग्रवादी नहीं है, मतलब कि उग्रवादी का मतलब गरम दल का नेता नहीं है। तो गरम दल में तो तीन था, लाल बाल पाल घोष, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। उसके बाद में रास बिहारी घोष, अरविंद घोष। तो बाल गंगाधर तिलक तो आपका हो ही गया, लाला लाजपत राय तो हो ही गया, बिपिन चंद्र पाल तो हो ही गया। गोविंद रानडे जो थे वो आपका थे नरम दल के थे। कौन थे जी? आप कहेंगे कि ये जो थे वो आपका नरम दल के थे। कौन थे जी? आप कहेंगे कि ये जो थे वो आपका नरम दल के थे। यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा जी। तो आप कहेंगे कि राइट उत्तर कौन हो जाएगा? राइट उत्तर कौन हो जाएगा दोस्त? तो आप कहेंगे राइट उत्तर की बात करते हो, इसमें तो राइट उत्तर आपका वी होगा। और इसमें तो आपका दो का राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका होगा। ठीक है जी, हम लोग यहाँ तक देख लिए। अच्छा, नरम दल की मैंने बात किया था, तो नरम दल जो है वो 1885 से लेकर के 1905 तक रहा था। और 1905 से लेकर के 1919 तक आपका गरम दल रहा था। और उसके बाद में गांधी युग आपका चला था 1919, यानी कि जब रॉलेट एक्ट एंट्री किया था। और भारत के आज़ादी तक 1947 तक आपका गांधी युग ही रहा था। कौन रहा था? गांधी युग ही रहा था। चलिए, अगले नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके बीच उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ था? तो राइट उत्तर कौन हो जाएगा थी? आप कहेंगे राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। यही आपका जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि 1916 में जो आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, तब उस समय अध्यक्षता कौन करा रहे थे? तो उस समय अध्यक्षता करा रहे थे अंबिका चरण मजूमदार करवा रहे थे। कौन करवा रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार करवा रहे थे। और उस समय बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से आपका गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग जो है वो इन तीनों आपस में मिल गए थे। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग मिले थे आपका कह के कि जो बोल हम जो कहेंगे वो मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण, मतलब कि कांग्रेस में जब शामिल हुए मुस्लिम लीग, तब जो है वो मुस्लिम लीग कहा कि जो है वो आपका मुसलमानों की सारी बातों को वो संतुष्टिकरण कर रहा था। तो इसमें जो है वो आपका फुट पड़ा। तो आपका जो है वो इसमें जो है वो मुस्लिम लीग जो है वो, और बाद में जो है वो यही वजह से शामिल तो रह गया, लेकिन बाद में जो है वो पाकिस्तान विभाजन का सबसे बड़ा जो है वो ये रीज़न बन गया। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि मुस्लिम लीग जो है वो मुक्ति दिवस कब मनाती है, तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाती है। कब मनाती है? 22 दिसंबर 1939 को मनाती है। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाती है 16 अगस्त 1946 को मनाती है। अगर मैं बात करता हूँ कांग्रेस की, तो सबसे सबसे पहले बार फुट कब पड़ा था?
1907 में पहली बार फूट पड़ा था। उसके बाद में दूसरी बार 1918 में फूट पड़ा था। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न है चौथा। कहता है दोस्त, कहता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह की मैं बात करता हूँ तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 को हुआ था। इसका राइट उत्तर की मैं बात करता हूँ तो राइट उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। कौन है जी? ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड लेनलिथ। अब मैं सारे के बारे में बताता हूँ। आपका जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। अच्छा, तब 1940 में होता तब उस समय भारत के वायसराय हुआ करता था लॉर्ड लिनलिथगो हुआ करता था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था आपका महात्मा गांधी। इसका जो है वो महात्मा गांधी जो है वो शुरू किया गया था पवनार से। और इसकी सबसे पहले सत्याग्रही जो था वो आपका विनोबा भावे था। दूसरा जो था वो आपका जवाहरलाल नेहरू था। और तीसरा जो था वो आपका ब्रह्मदत्त था। अगर मैं लॉर्ड बेबल की बात करता हूँ तो लॉर्ड बेबल जो है वो 1943 से 1947 तक रहा था। कौन रहा था? बेबल रहा था 1943 से लेकर के 1947 तक। लॉर्ड लिनलिथगो ये 1936 से लेकर के 1943 तक रहा था। लॉर्ड वेलिंगटन वेलिंगटन 1931 से 1936 तक रहा था। और 1936 से 1943 तक लॉर्ड लिनलिथगो रहा था। और लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक रहा था। तो चलिए अगले नंबर हम प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है दोस्त कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली बार प्रमुख संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो सबसे प्रमुख संस्था जो थी वो आपका कौन थी जी? तो आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था। कौन था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1851 में। कब हुआ था? 1851 में। जिसकी अध्यक्ष जो था वो आपका राधा कांत देव था। कौन था? राधा कांत देव था। और सचिव जो था वो आपका देवेंद्र नाथ टैगोर था। कौन था? देवेंद्र नाथ टैगोर था। अच्छा, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? आपका इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। कब जी? 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है छठा नंबर प्रश्न। कहता है तो छठा नंबर प्रश्न कहता है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है जी? तो आप कहेंगे ये जो कथन है वो आपका इसने केंद्र में द्वे द्वे द्विसदन विधायकों के उन्मूलन का सुझाव किया। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी जो है वो बिल्कुल जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं साइमन कमीशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि साइमन कमीशन की स्थापना हुआ था 1927 में। और ये भारत आया था 1928 में। और इसने रिपोर्ट पेश किया था 1930 में। और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत 1935 का केंद्र में जो है वो आपका द्वैध शासन लगा दिया गया था। और इसमें सदस्य जो था वो आपका 7 था। और सातों के साथ था छिल्लल मुर्गी। कौन था? छिल्लल मुर्गी था। जिसको बाद में कहा गया व्हाइट कमीशन कहा गया। क्या कहा गया? व्हाइट कमीशन कहा गया। और जब ये लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय ने इसको जो है वो आपका विरोध किया और गो बैक का नारा दिया। जब जो है वो सॉन्डर्स उस समय जो था वो आपका सॉन्डर्स इसका जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो सोल्डर्स ने लाठी चार्ज की अनुमति दे दिया। और उस लाठी चार्ज के वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तब उन्होंने बोला कि मेरे शरीर पर
अंग्रेज की एक-एक लगी कील अंग्रेजों के शरीर पर ताबूत की कील साबित होगा। और लाला लाजपत राय को भगत सिंह गुरु मानते थे। तो भगत सिंह बोले कि सॉन्डर्स तुमने मेरे गुरु को मारा है, देख मैं तुझे क्या करता हूँ और सॉन्डर्स की खत्म कर दिया। उसी के वजह से उसी के वजह से आपका भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। क्या चढ़ा गया था? फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो वो जीता था आपका लिबरल पार्टी। कौन जीता था? तो आप कहेंगे वो जीता था आपका लिबरल पार्टी, यानी कि 7 के डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जवाब हो जाए। अब मैं दादा भाई नौरोजी की बात करता हूँ। तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे वो आपका प्रथम भारतीय थे। कौन थे? प्रथम भारतीय थे आपका ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जीतने वाले। और ये कब जीते थे? 1892। 1892 में दादा भाई नौरोजी जो है वो आपका ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में ये जीते थे। और किस पार्टी से जीते थे? तो ये लिबरल पार्टी से जीते थे। कौन जीते थे? लिबरल पार्टी से जो है वो जीते थे। अच्छा, दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं इनको। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। और इन्होंने ही 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय की गणना किए थे। और इन्होंने ही आपका धन निष्कासन का नियम दिया था, जिनको ड्रेन थ्योरी कहते हैं। इनकी एक पुस्तक भी है, द द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और आपको पता होगा कि दादा भाई नौरोजी जो है वो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए थे। 1886 में, 1893 में और 1906 में। किसमें? 1906 में। और इसी के चलते आपका इसका जो निजी सचिव था वो विदेश में जो है वो भारतीय झंडा फहराया था। उसका नाम था मैडम भीखाजी कामा। आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनती है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो किस शासक के समय हुआ था दोस्त? तो आप कहेंगे ये जो हुआ था वो आपका हुआ था किस समय के? तो आप कहेंगे ये जो हुआ था वो आपका हुआ था स्कंदगुप्त के शासन काल में जो है वो हुनों का प्रथम आक्रमण हुआ था। और आपको पता होगा कि ये जो है वो विफल कर दिए थे। हुन आक्रमण जो हुआ था वो आपका विफल कर दिए थे। और ये आपका स्कंदगुप्त जो था वो कुमार गुप्त के उत्तराधिकारी था। और जैसे ही मैं कुमार गुप्त बोलता हूँ तो मुझे एक ही चीज का याद आती है, नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाला यही था। और मंदसौर संबंधित है कुमार गुप्त से। अच्छा, जब आपको पता हो कि गुजरात में एक सौराष्ट्र प्रांत है जिसमें आपका सुदर्शन झील है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अरे और बाद में इसको जीर्णोद्धार करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के पोतवा यानी कि अशोक सम्राट ने करवाया था। और उसके बाद में इसी से संबंधित आपका एक तो है रुद्रदामन। और इसी के जुड़े हुए आपका स्कंदगुप्त। तो ऐसा पूछता है कि सुदर्शन झील से कितने शासक के संबंधित है? तो 4 हैं। अच्छा, रुद्रदामन के बारे में मिलता है, रुद्रदामन की एक अभिलेख था, जूनागढ़ अभिलेख। इसी से ये सारी इंफॉर्मेशन डाटा जो है वो हमें देखने को मिलती है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो कहता है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो राइट उत्तर कौन हो जाएगा? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख जो है वो आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है।
एहोल अभिलेख जो है वो आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और ये जो है मतलब पुलकेशिन द्वितीय जो है वो आपका पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहता था रवि कृति रहता था। कौन रहता था? रवि कृति रहता था, जो कि आपका 618 में इन्होंने जो है वो एक अभिलेख लिखी थी, जो कि आपका मिलती है हर्षवर्धन से रिलेटेड भी मिलती है। क्या मिलती? और बाद में मतलब रवि क्री जो था, और इसी इसी के अभिलेख से आपका मिलता है 618 में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय से आपका युद्ध होती है, जिसमें जो है वो हर्षवर्धन हार जाती है और पुलकेशिन जीत जाती है, और ये युद्ध होती है नर्मदा नदी के तट पर। चलिए, हाथी गुफा अभिलेख जो है वो इसकी जो है वो इससे रिलेटेड आपका कलिंग नरेश खारबेल इसको जो है वो आपका बनवाया था। प्रयाग प्रशस्ति मतलब यह अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कलिंग नरेश खारबेल। और आपका प्रयाग प्रशस्ति, ये आपका जो है वो प्रयाग प्रशस्ति से आपका मिलता है समुद्रगुप्त। कौन मिलता? समुद्रगुप्त मिलता। समुद्रगुप्त मिलता। चलिए, अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है दोस्त कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संबंधित है जी? तो ये संबंधित है आपका जो संबंधित है मुंडको उपनिषद। इसको कौन नहीं जानता? अगर मैं बात करता हूँ उपनिषद की, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्ति करना, ज्ञान अर्जित करना। आज के ज़माना की तरह पहले के ज़माना नहीं था कि फ़ोन लगाएँ और सर से पूछ लिए, सर रीज़निंग की किताब किस लेखक के लें, ऐसा नहीं है। अच्छा, कुल उपनिषद जो है वो कितना है? तो आप कहेंगे 108 है। मुख्य रूप से कितने हैं? तो आप कहेंगे 13। कितना है? 13। अच्छा, सत्यमेव जयते आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया। कठोपनिषद जिसमें यम और नचिकेता के बारे में ये संवाद है, ये आपका कठोपनिषद है। और आपका जाबलोपनिषद जिसमें 4 आश्रम देखने को मिलती है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, सन्यासी और आपका वानप्रस्थ। चलिए, अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत है, इसका संबंध किस शाखा से? तो किस शाखा से जी? तो आप कहेंगे ये आपका महायान से संबंधित। किससे है जी? तो आप कहेंगे महायान से जो है वो आपका संबंधित है। हीनयान और महायान में जो है वो ये बंट गया था। तो महात्मा बुद्ध जीवन वृतांत, इसका संबंध किसे? तो आपका जो है वो महात्मा बुद्ध से। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो क्या नाम था जी? तो आप कहेंगे ये जो नाम था वो आपका इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था जी? तो ये नाम था इबादत खाना। अकबर के बारे में आप जानिए, थोड़ा सा जानिए कि अकबर की जो है वो आपका मृत्यु हो गया था 1605 में। कब हो गया था? 1605 में। अकबर के बारे में मैं बताऊं तो अकबर जो है 1562 में पेटीकोट यानी कि हरम दल से मुक्ति पाया था। उसके बाद में इसका जो था वो आप अकबर की पत्नी था, जिसका नाम था, क्या नाम था? जोधाबाई नहीं, जोधाबाई नाम था। तो मतलब कि ये अकबर जो था वो आपका मुस्लिम था, और जोधाबाई जो था वो आपका मुस्लिम था। तो मतलब कि ये जो था वो आपका लगाता था मतलब हिंदुओं पर जो है वो कुछ-कुछ लगाता था। तो जोधाबाई जो था वो नहिरा चला गया। बोला कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो उसको मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ तो आपका जोधाबाई की अगर मैं बात करता हूँ तो नाराज़ थी, और जाकर के क्या करी, इसको मिस कॉल भी नहीं मारती थी। तो मिस कॉल नहीं मारती थी, तब जो है वो अकबर कहता था कि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। क्या करता हूँ? बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ।
तो उसको खुश करने के लिए यानी कि जोताबाई को खुश करने के लिए दास प्रथा क्या जी? आप कहेंगे दास प्रथा को खत्म कर दिया यानी कि जो आपका जो दास प्रथा रहता था उसको खत्म कर दिया। और उसके बाद में उसको खुश करने के लिए तब जो सुना तब थोड़ा बहुत राहत आया लेकिन इसको ना मरवा फिर जो है वो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। तब इसने तीर्थ यात्रा मतलब जो है वो तीर्थ मतलब जो लोग जाते थे उस पर कर लेता था, तीर्थ यात्रा लेता था। तो 1563 में इसने तीर्थ यात्रा को खत्म कर दिया। उसके बाद में जजिया कर को खत्म कर दिया 1564 ईस्वी में। उसके बाद में गुजरात अभियान गुजरात गुजरात विजय जो हुआ था, गुजरात अभियान जो किया था 1571 ईस्वी में। और उसके बाद में ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था और उसी के बाद राजधानी बनाया था 1571 में। 1571 में मतलब कि आपका जो है वो और उसके बाद अगर बुलंद दरवाजा किसने निर्माण कराया 1571 में। इबादत खाना इसने शुरू किया 1575 में। उसके बाद में इन्होंने सभी धर्म को जो है वो बुलाना शुरू कर दिया 1570 में। उसके बाद मदहर नामक इन्होंने शुरुआत की 1579 में। उसके बाद में आपका जो है वो ढालशाला प्रणाली इसने शुरू किया 1580 में। अच्छा उसके बाद में दीन ए इलाही इन्होंने 1582 में इसने शुरू किया। और इलाही संबत 1883 में 1800 कब जी 1883 में। अगर मैं दीवान ए खास की बात करता हूँ तो ये जो है वो आपका शाहजहां की जो है वो शाहजहां के लिए ये था। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो ये आपका सुविख्यात थे अकबर के शासन काल में जो थे वो आपका सुविख्यात थे यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं तानसेन की बात करता हूँ बैजू बावरा की तो बैजू बावरा था वो उस समय का जो था वो मतलब कि एक लड़की एक बहुत सारा गोर कन्या कोई मिल गया था और बैजू बावरा जो है वो उसी के पीछे दीवाना हो गया था। तो इसको बोल रहा था कि जो वो बाबड़ा है बाबड़ा बाबड़ा है वो तो इसको जो है वो बाबड़ा बोला जाता था तो इसको बैजू बावरा बोला गया। हालांकि जो है वो आपको पता हो कि हरिदास जो था वो इसका गुरु था। अच्छा तानसेन का मूल नाम जो था वो आपका रामतनु पांडे था। कौन था? रामतनु पांडे था। और आपका जो है वो आपका यहाँ पर हो गया। तानसेन के बारे में आपको पता होगा कि तानसेन जो था तानसेन की समाधि जो है वो आपका ग्वालियर में आपका मियाँ की टोली मियाँ की शाली और आपका जो है वो ये सब। चलिए तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला नंबर है न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में स्थित है? तो किस देश में ये शामिल है जी? तो आप कहेंगे ये जो आपका शामिल है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में शामिल है। अगला नंबर प्रश्न है कहता है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? तो कौन सा सही? देखिए देशांतर जो होती है वो आपका 360 होती है और अक्षांश जो होती है वो 180 होती है। तो कहता है कि कौन सा सही है? यह अक्षांश रेखा के समांतर होती है अक्षांश रेखा समांतर होती है? नहीं, इसकी संख्या 180 है। देशांतर रेखा की संख्या 180 है? नहीं जी, देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है। नहीं ये भी नहीं। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो ये भी नहीं है। ये तो है ही। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला नंबर है कहता है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम जो है वो सबसे पहले कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आपका हो जाएगा नल्ला मलाई, फिर आपका जवादी पहाड़ी, फिर आपका नीलगिरी पहाड़ी, फिर आपका अन्नामलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध कौन है, कोसी नदी। कोसी नदी की आपको पता होगा कि कोसी नदी जो है वो आपका नेपाल से आपका जो है वो ये बहती है। अच्छा, जैसे इसमें दिया हुआ है आपका महानदी, तो महानदी की लंबाई कितनी, तो 880 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ऐसे बहुत सारा जगह देती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन कहीं पर 2510 किलोमीटर देखने को भी मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई आपका 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई 1665 किलोमीटर है। ठीक है जी, चलिए। तो 17 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण उर्वरक हो जाती है। तो ये जो है वो आपका उर्वरक हो जाती है आपका लेटेराइट मिट्टी। क्या जी, लेटेराइट मिट्टी। अगर मैं बात करता हूँ कि आपका जैसे कि लेटेराइट, लेटेराइट का मतलब क्या होता है, लेटेराइट का अर्थ होती है ईंटा, मतलब कि पका हुआ जो ईंटा होती है ना, वो आपका ये जो है वो आपका मतलब कि आपका लेटेराइट मिट्टी जो है वो मिलती है आपका केरल के तरफ मिलती है। इसमें जो है वो सिलिका और आपका लोहा जो है वो ज़्यादा मिलती है। क्या मिलती है, सिलिका और लोहा मिलती है। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा कौन जी, तो आप कहेंगे ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। तो कौन सा कथन सही है, यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। हाँ, प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यह एक कण प्रकृति के, हाँ ये भी कण प्रकृति के। यह ऊर्जा का एक रूप है, तो ऊर्जा का एक रूप है। मतलब ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि वायु गैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो आपको बताओ कि वायु गैस संयंत्र में कौन सा होती है, तो ये आपका होती है किण्वन होती है। कौन होती है, किण्वन होती है, यानी कि CH4। और CH4 के बारे में आप जानते होंगे कि CH4 जो है वो आपका वायु, गोबर, प्राकृतिक, CNG, मार्क्स मार्क्स गैस कहते हैं इसको, किचन कहते हैं। और आपका ये जो है वो आपका दलदल में पाई जाती है CH4, धान में। और आपका जो है वो क्या जी, धान की खेती में, कोयला की खदान में, ये सब जो है वो आपका देखने को मिलती है। अगला नंबर प्रश्न 21 नंबर प्रश्न कहता है कि एक वर्ग में उच्च से ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या। तो परमाणु के आकार जो है वो आपका क्या होती है, तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका बढ़ती है। क्या बढ़ती है, बढ़ती है। आपको पता होगा कि वर्ग एक में क्षारीय धातु है, हलीना के रब से फरियाद, इसको आप ध्यान रखिएगा ना।
तो आपको लगभग लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। तो कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। तो विसरण का जो है वो आपका कारण है कौन है जी? तो विसरण का कारण जो है वो आपका है कौन है? तो आप कहेंगे ये आपका धूल कण है। कौन है? कौन है? धूल कण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या संख्या क्या होता है? तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, जैसे आपका H2O हो गया, CO2 हो गया, NaCl हो गया, CaCO3 हो गया, KMnO4 हो गया, तो ये सब पर ऊपर पर नहीं कुछ लिखा हुआ, इसका मतलब ये जो है वो आपका जीरो है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सर्प सर्प विषरोधी रोधी भी यौगिक को ऑक्सीकरण सर्प विषरोधी सूची किस तत्व का यौगिक है? तो किस तत्व का यौगिक है? ये आपका स्वर्ण यौगिक का है। और आपको पता होगा कि इसका जो मतलब कि संकेत है वो AU है। क्या है? AU है। क्या है जी? AU है। और आपको पता होगा कि जो सांप की जो ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड, इसी में जो है वो आपका विष रहती है। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर है दाब का विमीय सूत्र। दाब का विमीय सूत्र क्या होगा? देखिए, किसी भी का विमीय सूत्र निकालना हो तो आपको बल का सूत्र तो आना ही चाहिए। तो बल का सूत्र होती है MLT माइनस में 2 होती है, और क्षेत्रफल का होती है L स्क्वायर होती है। तो एक एल से एक एल कट जाएगा और एक एल से एक एल कट जाएगा। तो आपका बचेगा जा करके ML माइनस T माइनस में 2 आती है। तो 25 के राइट उत्तर कौन हो जाएगा? तो आप 25 के राइट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि जैव शैल क्या है? तो ये जैव शैल जो है वो आपका क्या है? तो ये आपका कोयला है। क्या है जी? कोयला है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि क्वेश्चन है, कहता है कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में है? तो किसमें? हाइपोथैलेमस। देखिए, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, सेरिब्रम। तो राइट उत्तर कौन हो जाएगा? तो आपका राइट उत्तर आपका हो जाएगा जाकर के सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो आपका आपको पता होना चाहिए कि सेरिब्रम जो है वो सबसे ज्यादा आपके मस्तिष्क का हिस्सा, यानी कि 2/3 भाग है। और आपका जैसे आपका जो सेरेब्रम जो है वो आपका गणित, रीजनिंग, मेमोरी, आपका पसली, ये सब जो है वो आपका कंट्रोल करती है। अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करता हूँ, तो हाइपोथैलेमस जो है वो आपका अंड गर्दन और आपका आंट तो हाइपोथैलेमस जो है वो आपका क्या करती है? तो ये जो है वो हाइपोथैलेमस प्यार, मोहब्बत, इश्क, नफरत, गुस्सा, ये सब को जो है वो ये देखती है। और सेरेब्रम जो मैंने आपको बताया कि सेरेब्रम जो है वो आपका जैसे गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, 2/3 भाग आपके मस्तिष्क का ये हिस्सा को कवर करती है। और सेरेबैलम होती है वो, तो जो आपका दारू पीने के बाद आपको जो है वो दारू पीते हैं और झुकते हैं बायां, गिरते हैं दायां, ये होती है आपका सेरेबेलम होती है। तो राइट उत्तर 27 का कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे राइट उत्तर 27 का जो है
है वो आपका 27 का जो है वो आपका डी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न ये कहता है 28 नंबर प्रश्न, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं भी होती है। तो ये जो है वो आपका कौन है जी? तो आप कहेंगे 28 नंबर प्रश्न है, ये कहता है आर्कियोलॉजिस्टिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, पक्षी एवं सरीसृप के बीच के कांटे किसको बोलते हैं? तो आप कहें सजीव एवं निर्जीव के बीच जो है वो आपका कांटे कौन है? तो आप कहेंगे वो वायरस है। शैवाल एवं कवक जो आपका कण है वो आपका लाइकेन है। पादप एवं सुषुप्त के बीच में जो है वो आपका है यूग्लिना। कौन है? यूग्लिना। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न 29 कहता है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो आपका है ऑक्सीजन, कार्बन और उसके बाद में नाइट्रोजन। तो वो कौन हो जाएगा? ये तो आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि परिपथ परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया था? तो किसका प्रयोग किया था? वोल्ट मीटर को किया था। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कौन कर सकता है? तो ये आपका कौन कर सकता है जी? तो ये आपका कर सकता है भारत के राष्ट्रपति। आपातकाल के बारे में जानते हैं। आपातकाल से संबंधित 3 आर्टिकल्स हैं जो कि किसी भी कीमत पर याद होनी चाहिए। आर्टिकल्स 352, आर्टिकल्स 356 और 360। 352 में आपातकाल पूरे देश में लगाया जा सकता है लेकिन कितना भी लगाया जाए आर्टिकल्स 20 और 21 नहीं कभी भी निलंबित होगी। लेकिन बाकी उसके अलावा सब जैसे आपका मौलिक कर्तव्य हो गया, ये सब जो है वो आपका आर्टिकल्स 19 जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल्स 358 के तहत खत्म हो जाएगी। और उसके बाद में बाकी यानी कि आपका अन्य मौलिक अधिकार उसको आपका 359 के तहत भी आपको खत्म कर दी जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें राइट उत्तर कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे राइट उत्तर आपका हो जाएगा जाकर के ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न ये कहता है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने बरस का होता है जी? तो ये आपका होती है 1 वर्ष के लिए होती है। क्या होती है? 1 वर्ष के लिए आपका जो है वो आपका होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के बारे में आप जानते होंगे कि लोक लेखा समिति जो है वो आपका लोक लेखा समिति 1921 में स्थापना हुआ था। लेकिन प्राक्कलन जो हुआ था वो आपका हुआ था 1950 में। ये आपका जो सबसे पुराना है, ये आपका जो है वो सबसे बड़ा है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं प्राक्कलन लोक लेखा समिति में, जिसमें आपका 15 जो होती है वो लोकसभा से होती है और 7 जो होती है वो आपका राष्ट्रीय आपात से होती है। वित्तीय दल विपक्षी दल के नेता जो थे वो आपका
अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 43 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो ये आपका निकाला जा सकता है भारत की संसद। क्या जी? भारत की संसद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। संसद निधि के बारे में आप जानते होंगे कि संचित संचित निधि आपका आर्टिकल 266 और आपका संसद में आपका विनियोग पारित कहता है 114 के तहत। चलिए अगले नंबर प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है कहता है कि भारतीय संविधान में विधि के समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका लिया गया है जर्मनी के संविधान से लिया गया। नहीं, जर्मनी के संविधान से नहीं, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ये जो है वो आपका जो है वो आप देखिए, जैसे आपका विधि के समझ संरक्षण जो है वो आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया। इसके अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से और आपका जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग ये आपका अमेरिका से। जैसे अगर मैं बताऊं तो आपका यहाँ से आपका ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति और आपका चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। कहता है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में उल्लेख है जी? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका उल्लेख है भाग 20 में संविधान संशोधन। अगर मैं 18 की बात करता हूँ तो इसमें आपातकाल है। क्या है जी? आपातकाल है। अगला नंबर सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि भाषाओं का उल्लेख जो है वो आपका 8वीं अनुसूची में है। दल बदल निरोध दल बदल जो है वो आपका 10वीं अनुसूची में है। सूची में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये जो है वो आपका कौन है जी? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका 11वीं अनुसूची में है। कौन है? 11वीं अनुसूची में। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण जो है, अधिग्रहण ये कौन है? तो 9वीं अनुसूची थे। कौन थे? आपका कि 9वीं अनुसूची थे। कौन थे? ओहो, 9वीं अनुसूची थे। और संबंधित अधिनियम जो है वो आपका हो गया। तो इसमें राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। कहता है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो किसके अध्यक्षता में ये जो है वो आपका किया गया था? तो ये आपका किया गया था किसके अध्यक्षता में? तो आप कहेंगे ये जो किया गया था वो आपका किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत आपका प्रथम विधि आयोग का किसके किया गया था? तो ये आपका क्या, जैसे बंगाल आपको पता है कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और मैकाले समिति आया था आपका 1814 में। और आपका मैकाले जो आया था वो आपका बोर्ड डिस्पैच आया था। उसके बाद में तो राइट उत्तर कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे राइट उत्तर आपका हो जाएगा जाकर के 37। तो आपका ऐसा करते हैं, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो किसके अध्यक्षता में ये किया गया था दोस्त? तो ये किया गया था आपका
हम्म चलिए इसको हम लोग जो है वो छोड़ते हैं। करेक्ट, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज की झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपका है ना लाल क्रांति के संबंधित है। लाल क्रांति, अगर मैं बात करता हूँ लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, सॉरी गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति जो है वो आपका संबंधित है टमाटर से। नीली क्रांति मत्स्य से और गोल्डन क्रांति बागवानी से। अगला नंबर है निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को उम, किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड जोड़वा के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे ये है आपका ISF और सचिव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी करेक्ट जवाब हो जाए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका ये किया गया था, किस वर्ष किया गया था? 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 1949 में किया। आरबीआई की स्थापना आपको पता होनी चाहिए कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आपका इसमें जो है वो आपका ये हिंद हिंद समिति के तहत जो है वो ये आपका हुआ था। और अधिनियम उस समय कौन था? 1934। भारत परिषद जो था वो आपका 1935 है। और उसके बाद में तो इसका राइट उत्तर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः मूलतः किसका है? तो ये किसका है जी? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका वीडी सावरकर। कौन जी? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका वीडी सावरकर है। भारत में आयकर है। तो भारत में आयकर आपका कितना है? तो आपका भारत में आयकर प्रत्यक्ष और आपका प्रगतिशील है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, प्रत्यक्ष कर आपका लगती है आपका आयकर में, आपका निगम में, फिर आपका जो है वो उपहार, ये सब प्रत्यक्ष कर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो किस राज्य का? कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश की है। कौन है? आंध्र प्रदेश। केरल की जो है वो आपका कौन है? तो आप कहेंगे केरल की जो है वो आपका कौन है? तो आप कहेंगे उड़ीसा की कौन है? उड़िया है। और आपका कर्नाटक की कौन है? तो आप कहेंगे कि कथक जो है वो आपका यूपी की, सत्रिय असम की, और वर्णक जो है वो आपका पर्णिकर की है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि हिमानी उत्तम उत्तम पर्वत का सबसे किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है वो आपका किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका तलवारजी से संबंधित है। नहीं, ये जो है वो आपका मलखंड से संबंधित है। कौन है? मलखंड से संबंधित है। मलखंड संबंधित। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि नीपक आंदोलन के प्रक्षेता थे। तो ये आपका कौन थे जी? तो आप कहेंगे ये जो थे वो आपका थे चैत आपका 1946। कौन? 1486। कितना है? 1486। चलिए, और आपका गेनोस नादेश ज्ञानदेव रामदास तुकरब, ये आपका जो है वो महाराष्ट्र की है। नी नीपक आंदोलन के प्रेरणता है। तो ये आपका प्रेरणता है जो है वो आपका कौन है? तो आपका प्रेरणता जो है वो आपका कौन है? तो आप कहेंगे ये दादू दयाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि
कि द्रकमा किसका, दमकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ये आपका चलाया था ग्रीक ने। इंडो साक आपका पहला, फिर आपका कुषाण। कौन है? कुषाण। अगला नंबर है प्रश्न नंबर 46 के बाद 47। कहता है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूमीनियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, तो वो कौन बढ़ाता है? तो आप कहेंगे वो बढ़ाता है आपका खादर बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? आपका बढ़ाता है खादर। 40 का हम लोगों ने आंसर नहीं दिया था, ये आंसर ग्रीक ग्रीक है। अगला नंबर होगा समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होती है। तो तापमान जहाँ तेजी से कम होती है वो आपका खादर है। कौन है? खादर है। अगला नंबर प्रश्न कहता है दोस्त कि बेसल मापदंड संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे कि ओहो 48 बोले कि 48 तो है ही नहीं, 48 भी छोड़ते हैं। कह रहा है कि बेसल मापदंड संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। अगला नंबर कहता है कि इंग्लिश में पहली बार औषधि क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये आपका किया था अर्नोल्ड टॉपनी ने। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी करेक्ट जवाब हो जाए। तो चलिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप मिलाए तो मिला सकते हैं। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।